नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई है। बैठक में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत अनेक किसान नेता पहुंचे थे। बैठक में एमएसपी कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बनी है। एमएसपी को लेकर यह कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। कमेटी में युद्धवीर सिंह, शिव कुमार काका, बलवीर राजेवाल, अशोक धावले, गुरुनाम सिंह चरूनी के नाम शामिल है। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी। सोनीपत में राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सिख विरोधी पार्टी है जो मुकदमा चलाओ, भर्ती करो और अभियान चला रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद किसान आंदोलन से उठ जाएंगे और सभी के पास शहीद किसानों की लिस्ट भी है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती है, पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। 3 कृषि कानून रद्द होने के बावजूद टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। एमएसपी की मांग ने किसानों को बॉर्डर पर रोक रखा है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन किया है। किसानों ने बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से टिकरी बॉर्डर के आंदोलन मंच तक मार्च निकाला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन अब जल्द खत्म होगा। किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है। एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कमेटी बना दी है। किसानों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बैठक की। कृषि मंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के सफल आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। सीएम ने कहा कि 5 से 14 फरवरी 2022 तक होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा, जिनमें से देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 में से 20 खेल ऐसे हैं जो पहले से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार 5 प्रादेशिक खेल भी जोड़े जाएंगे। 5 प्रादेशिक खेलों में पंजाब का गतका, मणिपुर का थांगता और केरल का कलारीपट्टा, महाराष्ट्र का मलखम और योगासन भी शामिल है। सीएम ने कहा कि इन खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संचालन के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निरंतर खेलों में आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर साल खेलों के बजट में वृद्धि कर रही है। साल 2014-15 में खेलों का बजट जहां 151 करोड़ रुपए था, तो वही आज 2021-22 में 394 करोड़ रुपया किया गया है, जो कि 2 गुना से भी अधिक है। सीएम ने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि एडवांस में देने की पहल की जा रही है। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुला दरबार लगा के लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक दीपक मांगला, घनश्याम सराफ, सुधा यादव मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की नींव को मजबूत करने के मकसद से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। बल्लभगढ़ स्टेट बीडीपीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुरथल के विधायक नयनपाल रावत ने शिरकत की। पलवल में विधायक दीपक सांगला ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सीएम मनोहर लाल के उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम गरीब व्यक्ति तक प्रदेश सरकार की जल कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के तहत ही प्रदेश भर में अंत्योदय मेला आयोजित किए जा रहे हैं। तो शाम में हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले में पहुंचे और मेले का निरीक्षण किया। वही हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग उत्थान के लिए कृति संकल्प है। चरखीदादी के तिवाला गांव में चकबंदी का कार्य पूरा होने के बाद भी ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है।
तिवाला गांव में सरपंच प्रतिनिधि के अध्यक्ष की हुई पंचायत में राजनीति के चलते चकबंदी ऑनलाइन नहीं होने का आरोप लगाया। पंचायत में निर्णय लिया गया कि गांव की चकबंदी को ऑनलाइन करवाने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिलेंगे। कश्मीर की पश्मीना शॉल की धूम पूरी दुनिया में मनाई जाती है। साल 2012 में तैयार की गई पश्मीना शॉल के लिए राष्ट्रीय अवार्ड ले चुके जुहर कश्मीर से गीता महोत्सव शिल्प में शामिल हुए। पश्मीना सबसे बेहतरीन और महंगी शॉल मानी जाती है। एक शॉल को तैयार करने में 6 महीने लग जाते हैं। एक शॉल पर कई कारीगर काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित शिल्प मेले का देश भर के शिल्पकार जुटे हुए। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड शिल्पकार अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर के मोहम्मद इमरान पिछले 20 से 25 सालों से शिल्प मेले में पहुंच रहे हैं। मोहम्मद इमरान को कारीगरी के लिए राष्ट्रीय अवार्ड तक मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अब ब्रह्म सरोवर का पावन तट आधुनिक मूर्ति शिल्पकला से सजेगा। मूर्ति शिल्पकला की थीम महाभारत, पवित्र ग्रंथ गीता और आज़ादी का अमृत महोत्सव होगी। इस आधुनिक मूर्ति शिल्पकला को करने का जिम्मा हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्यालय विभाग को सौंपा गया है। इसके लिए 8 से 10 दिन में 21 काले संग्राम पत्थर बनाए जाएंगे। इन पत्थरों को तराश कर आगामी 18 दिनों में 5 से 10 फीट ऊंची 21 मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। परिचित मूर्ति शिल्पकार हृदय कौशल सहित 21 युवा कलाकार आधुनिक मूर्ति शिल्पकला का काम करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। दूसरे देशों से आने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद में डीसी ने कहा कि करीब 600 लोग दूसरे देशों से आए हैं जिन्हें निगरानी में रखा गया है। 300 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए डिस्टेंट कमांडो को सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी स्तर पर चूक ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए। साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी महिला क्वारंटाइन में रहने के बजाय होटल पहुंच गई, जिसे लेकर प्रशासन हरकत में आई और महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 664 नए केसेस सामने आए। 16 मरीजों की मौत हुई। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां इजराइल में ओमिक्रॉन के 7 मरीज सामने आए हैं और 27 संदिग्धों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। ओमिक्रॉन को लेकर पश्चिमी बंगाल में अलर्ट जारी है। हाई रिस्क देशों से लौटे लोग 7 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। कनाडा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 15 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कनाडा में हालत चिंताजनक बनी हुई है। ओमिक्रॉन आईएमएफ प्रमुख ने चेतावनी दी है। कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैश्विक आर्थिक विकास में सेंध लगा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कोरोना के वेरिएंट को लेकर पलवल स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस लिए। सिविल अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट के लिए बनाई गई लेबर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मुख्य सिविल सर्जन ब्रह्मदीप सिंधु ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अस्पताल में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान ज्वाद को लेकर राज्य के 19 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। ओडिशा सरकार ने सरकारी अधिकारियों की साप्ताहिक रविवार की छुट्टी को रद्द कर दिया है। साथ ही सभी सरकारी अधिकारियों को चक्रवाती जावेद से पहले ड्यूटी पर तैनात होने के कहा। ओडिशा में चक्रवाती जावेद की वजह से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के क्षेत्र चक्रवाती तूफान ज्वाद के रूप में बदल गया है। ओडिशा ज्वाद की ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के तटों पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह से बिहार और झारखंड में भारी बारिश की संभावना।
मौसम विभाग ने बताया कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, आंध्र प्रदेश तट और ओडिशा के तट से जाकर टकराएंगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सरकार ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभिभावक और स्कूल संचालक इस बात से सहमत नहीं है। अभिभावक और स्कूल संचालक का कहना है कि सरकार धरातल पर काम करे, ना कि स्कूल बंद कर। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। फरीदाबाद में यूरिया सप्लाई समय पर नहीं होने से किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान खाद सेंटर पहुंचकर यूरिया की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यूरिया ना होने की वजह से किसानों को मायूस लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खाद सेंटर पर पिछले कुछ दिनों से यूरिया खाद खत्म हो चुका है, लेकिन सेंटर संचालक ने यह भी नहीं बताया कि अगला यूरिया खाद कब आएगा। वही खाद सेंटर संचालक का कहना है कि खाद की जो रेक उनके पास थी वो खत्म हो चुकी है, अगली रेक जैसी ही आएगी किसानों को दे दी जाएगी। फरीदाबाद में रतिया कॉलेज के छात्राओं ने इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रतिया में बस स्टैंड से लेकर केटी और महिला कॉलेज तक बस सेवाएं नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि इसे लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल कर आया है। छात्रों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलेज के गेट पर ताला लगाया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। आम जनता की शिकायतों का समय पर निपटारा करने के लिए शुरू की गई डायल 112 सेवा मददगार साबित हो रही है। फरीदाबाद में 52 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स लगे हुए हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट में पहुंचते हैं। फरीदाबाद पुलिस को सरकार ने मेडल देकर सम्मानित भी किया है। कंट्रोल रूम के जिला रेडियो अधिकारी का कहना है कि 98% से ज्यादा उनके वाहन समय पर पहुंचते हैं। मनरेगा के तहत काम करने वाले 60 से 70 मजदूरों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस दौरान खाफ मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शनकारी मजदूरों ने ग्राम सचिव के खिलाफ नारेबाजी की है। मजदूरों ने आरोप भी लगाया, कहा कि ग्राम सचिव वेतन जारी करने की एवज में 25% रिश्वत की मांग करते हैं। बीडीपीओ सुमित चौधरी ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। फरीदाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय में कॉलेज के टाइम टेबल के बदलाव को लेकर ज्ञापन सौंपा। कॉलेज के छात्राओं का कहना है कि सभी क्लास पहले इवनिंग में 3 से 8 बजे तक लगती थी, लेकिन अब इसे बदलकर 5 से रात 9 बजे तक कर दी गई है। छात्राओं का कहना है कि सभी छात्राएं अलग अलग इलाके से आती है। अगर वे रात 9 बजे तक क्लास खत्म करके जाएंगी तो उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। SCIRT गुरुग्राम के विज्ञान प्रसार कार्यालय के तहत कुरुक्षेत्र में मोबाइल साइंस वैन की शुरुआत की गई। मोबाइल साइंस वैन के जरिए सरकारी विद्यालयों में बच्चों को विज्ञान के संबंध में जानकारी दी जाएगी। फरीदाबाद में बीके हाईवे रोड के दोनों तरफ दुकानों द्वारा लगाए गए पक्के प्लेटफॉर्म को नगर निगम ने जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। इस तोड़फोड़ के विरोध में दुकानदारों ने भारी रोष देखने को मिला है, लेकिन नगर निगम ने तोड़फोड़ दस्ते ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने मछली व्यापार से फिरौती मांगने के आरोप में 23 वर्षीय सचिन उर्फ कालू को गिरफ्तार किया। आरोपी कुख्यात गैंगस्टर कौशल के नाम पर 10 लाख की रंगदारी मांग रहा था। गैंगस्टर के खौफ का फायदा उठाने के लिए गैंगस्टर के नाम का इस्तेमाल किया गया। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे रखी ईंटों से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और शहीद राव तुलाराम चौक पर कार क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि चौराहे पर लगी शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा को कुछ नहीं हुआ। केतल में महिला एएसआई से दुष्कर्म करने के मामले में वंचित आरोपी को सीआईए पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी को भगाने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है।
पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महिला एएसआई की दी गई शिकायत के मुताबिक साल 2016 में आरोपी से मिली थी और आरोपी से उसने शादी की बात कही थी और नशीला पदार्थ खिलाकर इस दरमियान उसके साथ गलत काम किया गया। कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर बकाना मोड़ के पास एक सड़क पार कर रहा एक साइकिल सवार ट्रेलर के नीचे आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में साइकिल सवार व्यक्ति की एक बाजू शरीर से अलग हो चुकी है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोहाना के बसवाल गांव में एक ग्रामीण की अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और शव को लाठगांव के तालाब में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। भिवानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल 256 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। AQI लेवल 344 दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आबो हवा जहरीली होती जा रही है। AQI लेवल 295 दर्ज किया गया। हिसार में भी प्रदूषण की वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। सांस लेने में तकलीफें हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 दर्ज की गई। करनाल में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आसमान में धुंध छाई हुई है। वही एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 दर्ज किया गया। रोहतक में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। सांस लेने में तकलीफें हो रही है। 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। सोनीपत की भी स्थिति खराब होती जा रही है। आबो हवा जहरीली, एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR की आबो हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली NCR में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। 397 दर्ज किया गया AQI लेवल। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। किसान आंदोलन रहेगा जारी। सिंगू बॉर्डर पर बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। सरकार से वार्ता के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। MSP समेत 6 मांगों पर अड़े किसान। 7 दिसंबर को होगी अगली बैठक। करनाल में CM मनोहर लाल ने खुला दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का किया निरीक्षण। पंचकूला सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में की गई समीक्षा। खेल मंत्री संदीप सिंह भी रहे मौजूद। नीलोखेड़ी में 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान मनरेगा मजदूरों का हंगामा। करीब 70 मजदूरों ने ग्राम सचिव पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। कहा पेमेंट का 25% रिश्वत मांगता है ग्राम सचिव।